दोस्तों, आप सबों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, धरातल पर किसी स्थान की स्थिति को बता पाना आपके लिए बहुत ही आसान होता है, क्योंकि आपको संदर्भ बिंदु या रेखाओं का पता होता है। परंतु इसके विपरीत जब किसी ग्लोब के ऊपर, जो कि हमारी पृथ्वी का ही एक नमूना है, किसी स्थान की स्थिति को बताना होता है तो आप असमंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सही सही अंदाज़ा नहीं लग पाता है और तब आप तलाश करते हैं कि कहीं से किसी संदर्भ बिंदु या रेखाओं का पता चल जाए। आज का दोस्तों ये वीडियो भी इसी विषय के ऊपर है। आज हम यहाँ देखेंगे कि ग्लोब क्या होता है, अक्षांश और देशांतर में क्या अंतर होता है, पृथ्वी के ताप कटिबंध कौन कौन से हैं, देशांतर और समय में क्या अंतर होता है, समय के अंतर की दर की गणना किस प्रकार से की जाती है, समय और मानक समय में क्या अंतर होता है। दोस्तों, सुनने में चीज़ें आपको बड़ा ही सामान्य सा लग रहा होगा, परंतु कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो दोस्तों तो सामान्य सा चीज़ भी असामान्य सा प्रतीत होने लगता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हमारे मन में विचार उत्पन्न होता है कि ये ग्लोब क्या होता है। दोस्तों, ग्लोब कुछ और नहीं है। ग्लोब हमारी पृथ्वी का ही एक नमूना है, या यूं कहें कि एक छोटा सा प्रतिरूप है। ग्लोब किसी भी आकार या प्रकार के हो सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होता है। जिस तरह से कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है, उसी प्रकार से ग्लोब को भी घुमाया जा सकता है। ग्लोब के ऊपर बड़े बड़े देशों, महादेशों एवं महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। दोस्तों, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी स्थान या बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कोई आसान काम नहीं है, और तब हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं की संदर्भ की आवश्यकता होती है। सबसे पहले देखते हैं कि अक्ष क्या होता है। दोस्तों, ग्लोब में एक अक्ष होता है, जो कि झुकी हुई अवस्था में एक सुई होती है, जिसके चारों ओर ग्लोब को पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। जिस तरह से पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, उसी प्रकार से ग्लोब को भी इसके अक्ष के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि जो अक्ष होता है, या फिर जो झुकी हुई अवस्था में जिसको हम सुई बोल रहे हैं या फिर जिसको अक्ष कह रहे हैं, वो क्या होता है कि ग्लोब में दो बिंदुओं से होकर के यह गुजरती है। तो ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर यह सुई गुजरती है, उन्हें उत्तर या दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर यह सुई या अक्ष गुजरती है, ऊपर वाले बिंदु को उत्तर ध्रुव और नीचे वाले बिंदु को दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। जिस तरह से आपने देखा कि ग्लोब में एक झुकी हुई अवस्था में सुई होती है, जिसके चारों ओर ग्लोब को पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, उस तरह से पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर जो कि एक काल्पनिक रेखा होती है, उसके चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। वहाँ पर ऐसी कोई वास्तविक रेखा, वास्तविक सुई नहीं होती है। अब हम देखते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त क्या होता है। भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त क्या है कि एक काल्पनिक रेखा है, जो ग्लोब को दो बराबर भागों, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। पृथ्वी के उत्तर में जो स्थित आधा भाग होता है, उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, एवं पृथ्वी के दक्षिण में जो स्थित आधा भाग है, उसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या है कि यह पृथ्वी के सतह पर विषुवत वृत्त या फिर भूमध्य रेखा जो है, पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा होती है। जो भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त है, यह क्या है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा होती है। भूमध्य रेखा को हम विषुवत वृत्त भी कहते हैं। इसका कारण है, भूमध्य रेखा पर क्या होता है कि वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं। पूरे वर्ष दिन और रात बराबर होते हैं, इसीलिए हम इसको विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे संदर्भ या सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त जो होता है, शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। अक्षांश रेखाएं क्या है?
अक्षांश रेखा किसको कहते हैं? हमने देखा कि विषुवत जो है वह पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु का काम करती है। तो बोलता है कि विषुवत वृत्त से लेकर के ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त से लेकर के ध्रुवों तक, चाहे वह उत्तरी ध्रुव हो चाहे वह दक्षिणी ध्रुव हो, विषुवत वृत्त से लेकर के ध्रुवों तक स्थित जितनी भी समानांतर रेखाएं होती है उन सबों को हम अक्षांश रेखाएं या अक्षांश वृत्त कहते हैं। हमारे पास प्रश्न होता है कि अक्षांश रेखा और ये अक्षांश है क्या? अब प्रश्न उठता है, देखिए अक्षांश कुछ और नहीं है। अक्षांश क्या है? किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की जो कोणीय दूरी होती है उसको हम अक्षांश कहते हैं, और उस विषुवत वृत्त के समानांतर जितने भी वृत्तें होती है उन सबों को अक्षांश रेखा कहते हैं। जितने भी अक्षांश होती हैं उनको डिग्री में मापा जाता है, उनको अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होता है। इस प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। उत्तरी अक्षांश विषुवत वृत्त के उत्तर की ओर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और विषुवत वृत्त के दक्षिण की ओर की स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। देखिए, प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा अर्थात उत्तर या दक्षिण को लिखना अनिवार्य है। सिर्फ अक्षांश के मान को लिख देने से यह साबित नहीं होता है कि उसका सही स्थिति क्या होती है, क्योंकि आपने देखा कि अक्षांश विषुवत वृत्त से उत्तर में जो अक्षांश होती है उसको उत्तरी अक्षांश, और विषुवत वृत्त से जो दक्षिण में स्थित अक्षांश होती है उसको दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो किसी भी अक्षांश के मान के साथ साथ उसकी दिशा अर्थात उत्तर या दक्षिण को लिखना अनिवार्य है। सिर्फ मान के लिख लेने से यह साबित नहीं होता है कि इसकी वास्तविक स्थिति क्या है। जैसे अभी अगर मान लिया जाए कि कोई अक्षांश है जिसका मान है 10 डिग्री, तो सिर्फ 10 डिग्री से यह साबित नहीं होता है, 10 डिग्री से यह स्पष्ट रूप से नहीं हम कह सकते हैं कि इस अक्षांश की वास्तविक स्थिति किस ओर होगी, विषुवत वृत्त से उत्तर की ओर होगी या उसके दक्षिणी ओर होगी। लेकिन जैसे ही इसके मान के साथ साथ उसके हम दिशा अर्थात उत्तर या दक्षिण को दर्शाते हैं तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह जो अक्षांश है विषुवत वृत्त के उत्तर की तरफ है या विषुवत वृत्त के दक्षिण की ओर है, उत्तरी अक्षांश है या दक्षिणी अक्षांश है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा अर्थात उत्तर या दक्षिण को लिखना अनिवार्य है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार जो होता है वह घटता जाता है। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे विषुवत वृत्त जो होता है वो सबसे बड़ी अगर अक्षांश है तो वो विषुवत वृत्त है, तो उससे ध्रुवों की तरफ आपने देखा कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो अक्षांश का जो आकार है वो घटता चला जाता है, छोटा होते चला जाता है, और एक समय ऐसा होता है कि ध्रुवों पर जाकर के एक बिंदु के समान हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे होते हुए विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो अक्षांश का आकार जो है वह घटता चला जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं विषुवत वृत्त, उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव के अलावा 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, उत्तर ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड दक्षिण ध्रुव वृत्त जिसका 66.5 डिग्री साउथ। तो ये महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध। देखिए, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्या होता है? देखिए, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर क्या होता है कि वर्ष में कम से कम एक बार दोपहर का जो सूर्य है ठीक सिर के ऊपर स्थित होता है। इसलिए क्या होता है कि इस क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी होती है और इसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। 21 जून को सूर्य जो है वह कर्क रेखा के एवं 22 दिसंबर को मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है। उष्ण कटिबंध जो है पृथ्वी का सबसे गर्म हिस्सा होता है। दोस्तों, ज्यादातर रेगिस्तान यहीं स्थित है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा 2 ऐसे अक्षांश हैं जो उष्ण कटिबंध की बाहरी सीमा को बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं,
23.5 डिग्री नॉर्थ पे कर्क रेखा है एंड 23.5 डिग्री साउथ पे मकर रेखा है। ये दोनों रेखाएं जो है वो उष्णकटिबंध की बाहरी सीमा को बना रहे हैं। शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के पार किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूरज कभी भी सिर के ऊपर स्थित नहीं होता है। हम जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं सूरज की किरणों का कोण कम होता चला जाता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच आने वाले क्षेत्रों का तापमान जो होता है वह मध्यम रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ न अधिक सर्दी होती है और न अधिक गर्मी, इसलिए इन्हें हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीत कटिबंध देखिए, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में काफ़ी ठंड होती है। रीजन, यहाँ सूरज क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाती है, इसीलिए यहाँ हमेशा सूरज की तिरछी किरणें ही पड़ती है और इसी वजह से यह शीत कटिबंध कहलाता है। देशांतर क्या होता है? देशांतर क्या है? पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में बांटने वाली काल्पनिक रेखाओं का एक सेट है जो पृथ्वी पर उत्तर दक्षिण दिशा में घूमता है। देशांतरों के बीच की दूरी देशांतर अंश में मापी जाती है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। देशांतर क्या है? ये अर्धवृत्त हैं। ये एक दूसरे के समानांतर नहीं होते हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर एक समय ऐसा होता है कि इनके बीच की दूरी बिल्कुल शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिलती हैं। अक्षांश रेखाओं से अलग सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो अब इसको पहचानने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तब क्या किया कि सभी देशों ने यह निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहाँ की ब्रिटिश वेधशाला स्थित है, जहाँ पे ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, जगह से जो देशांतर रेखा गुजरती है वहाँ से हम पूरब और पश्चिम की ओर गिनती शुरू करेंगे। तो इस देशांतर को प्रमुख देशांतर या प्रमुख याम्योत्तर कहा गया। इसका मान क्या होता है? प्रमुख देशांतर या प्रमुख याम्योत्तर का मान होता है 0 डिग्री, अर्थात 0 डिग्री देशांतर यदि कहते हैं तो इसका तात्पर्य है कि हम प्रमुख देशांतर की बात कर रहे हैं। हम यहाँ से 180 डिग्री पूरब या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करेंगे। मतलब शुरुआत हम 0 डिग्री देशांतर से करेंगे जहाँ पे कि ग्रीनिच है। देखिए, प्रमुख देशांतर 0 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतर मिलकर क्या होता है कि पृथ्वी को 2 बराबर बराबर भागों में विभाजित करती है। जो पूरब में स्थित है आधा भाग उसको पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं एवं जो पश्चिम में स्थित होता है उसको पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। अभी देखिए, जिस तरह से अक्षांशों के मान के आगे उसकी दिशा को लिखना अनिवार्य होता है, उत्तर या दक्षिण, उसी प्रकार से किसी स्थान के देशांतर के मान के आगे भी उसकी दिशा अर्थात पूरब या पश्चिम को लिखना अनिवार्य है। क्योंकि जब तक आप पूरब या पश्चिम नहीं लिखेंगे तब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि आप किस देशांतर की बात कर रहे हैं। आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री जो पश्चिम देशांतर है दोनों ही एक ही रेखा पर स्थित हैं। देशांतर की शिरोबिंदु और अक्षांशों के समानांतर मिलकर एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं जिसे कि ग्रिड कहा जाता है। देशांतर और समय। देखिए, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। अब सूर्योदय एवं सूर्यास्त तो हर दिन होता है, प्रतिदिन होता है, तो स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान जो होता है वह सूर्य के द्वारा बनने वाली परिछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। आपने देखा होगा कि जब आप दोपहर में कहीं बाहर निकलते हैं धूप में, तो उस समय आप अपनी परछाई पे गौर करते होंगे। उस समय क्या होता है कि दोपहर के समय आपकी परछाई बिल्कुल छोटी दिखाई देती है। वो सबसे छोटी दोपहर के समय में ही होती है, क्योंकि जो सूर्य होता है बिल्कुल आपके सिर के ऊपर होता है, तो परछाई क्या होती है? छोटी बनती है। लेकिन इसके विपरीत सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपने देखा होगा कि आपकी जो परछाई होती है वह लंबी दिखाई देती है। तो स्थानीय समय का जो अनुमान है सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है।
ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर या देशांतर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो स्थान ग्रीनिच के पूर्व में होगा उनका समय जो होगा वो ग्रीनिच समय से आगे होगा, और जो स्थान पश्चिम में होगा उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना किस प्रकार से की जाती है? देखिए, पृथ्वी क्या है अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं उस समय ग्रीनिच से जो स्थान 15 डिग्री पूर्व में स्थित होगा उसका समय 15 इंटू 4 अर्थात 60 मिनट, अर्थात हम कह सकते हैं कि ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे होगा। अर्थात वहाँ पे क्या होगा, जब ग्रीनिच पे 12 बज रहे हैं तो वहाँ का जो समय होगा वह दोपहर के 1 बजे होंगे। और उसी प्रकार से जो स्थान ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम में स्थित होगा वहाँ का समय क्या होगा, 15 इंटू 4 अर्थात 1 घंटा पीछे होगा, यानी कि वहाँ के सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार से आप किसी भी स्थान के स्थानीय समय का पता लगा सकते हैं, बशर्ते कि आपको पता हो कि वह स्थान ग्रीनिच से कितना डिग्री पूरब में है या कितना डिग्री पश्चिम में है। इसी प्रकार से जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तब उस समय 180 डिग्री पर क्या होगा कि मध्य रात्रि होगी, अर्थात बिल्कुल 12 घंटे का अंतर होगा। इसको एक उदाहरण से देखिए, जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे हैं तब 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान का स्थानीय समय क्या होगा। अब 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है यानी ग्रीनिच से 90 डिग्री पूर्व में स्थित है, तो पूरब जैसे ही कहा जा रहा है इससे स्पष्ट है कि वह ग्रीनिच के समय से आगे होगा। अर्थात यदि ग्रीनिच पे 12 बजे हुए हैं तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि 12 से तो ज़्यादा ही बजे होंगे, लेकिन कितना समय हो रहा होगा, कितना डिग्री पूर्व में है, यहाँ पे 90 डिग्री पूर्व है, तो 90 डिग्री इंटू 4 यानी कि हम कह सकते हैं 360 डिग्री, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह 6 घंटे आगे होगा। तो ग्रीनिच पे 12 बज रहे हैं तो 6 घंटे आगे, अर्थात वहाँ पे क्या होगा कि अपराह्न के 6 बजे होंगे। उसी प्रकार से जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे हैं 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित स्थान का स्थानीय समय क्या होगा, यहाँ पे क्या है पश्चिम। इसी से स्पष्ट है कि ग्रीनिच से पश्चिम में स्थित है, मतलब उसका समय जो होगा वो पीछे होगा, लेकिन कितना डिग्री है 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री इंटू 4 अर्थात 360 डिग्री। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ग्रीनिच के समय से 6 घंटे पीछे होगा, अर्थात वहाँ पूर्वाह्न के 6 बजे होंगे। तो इस प्रकार से आप किसी भी स्थान के स्थानीय समय का पता लगा सकते हैं, बशर्ते कि आपको उस स्थान का देशांतर का पता हो, वह कितना डिग्री पूर्वी देशांतर है या कितना डिग्री पश्चिमी देशांतर है। पूर्वी या पश्चिमी देशांतर का पता हो तो आपको उस स्थान का स्थानीय समय निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, देखिए जहां विश्व को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है वहीं एक स्थान तो ऐसा अवश्य होगा जहां ग्रीनिच समय से पूरे दिन का अंतर होगा, अर्थात ऐसा स्थान जहां से पृथ्वी पर सचमुच दिन का प्रारंभ होता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा लगभग उसी स्थान पर स्थित है जहां से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। इस देशांतर के समय में 0 डिग्री देशांतर से ठीक 12 घंटे का अंतर होता है, चाहे प्रमुख देशांतर से पूरब जाएं या फिर पश्चिम जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी स्थान जो ग्रीनिच से 180 डिग्री पश्चिम में स्थित होता है उसका समय ग्रीनिच के समय से 12 घंटा पीछे होगा, और जो 180 डिग्री पूरब में स्थित होगा उसका समय ग्रीनिच के समय से 12 घंटे आगे होगा। इस प्रकार हम कहते हैं कि कोई मुसाफिर यदि पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अर्थात 180 डिग्री देशांतर को पार करता है तो उसको एक दिन छोड़ देना पड़ता है। इसके विपरीत यदि पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अर्थात 180 डिग्री देशांतर को पार करता है तो उसको एक दिन बढ़ाना पड़ता है। यही कारण है। देखिए, स्थानीय समय क्या होता है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया उस समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है।
एक ही देशांतर पे जितने भी स्थान स्थित हैं उन सभी स्थानों का स्थानीय समय एक समान होगा। हम मानक समय क्यों मानते हैं? देखिए, अलग अलग देशांतरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय मान में अंतर होता है। जैसा कि आपने देखा कि एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय एक समान होगा, लेकिन अलग अलग देशांतर पर स्थित स्थानों का स्थानीय मान में अंतर होगा। उदाहरण के लिए देखिए, बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। आवश्यक होगा कि देश में मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामियोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाए। भारत में 82.5 डिग्री पूरब को मानक यामियोत्तर माना गया है। जिन देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है उनके यहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है।